9 जून को देश में तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बन गई है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 2014 और 2019 की सरकारों से इस बार समीकरण बहुत अलग है। बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। 272 के मैजिक नंबर से 31 सीटें कम रह गई हैं। आखिरकार बीजेपी ने अपने प्री पोल गठबंधन के सहयोगी के साथ मिलकर 292 सीटों के साथ सरकार बनाई। कहा जा रहा है कि बीजेपी की गठबंधन वाली इस सरकार में टीडीपी और जेडीयू ने मोदी सरकार के बनने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि टीडीपी इसके लिए सरकार से स्पीकर का पद चाहती है। अब पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज हम इस बात पर बात नहीं करेंगे। बात आज भारतीय संसदीय व्यवस्था की उस ऐतिहासिक घटना की करेंगे जिसमें स्पीकर के एक निर्णय की वजह से अच्छी खासी चल रही वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी। अध्यक्ष महोदय, अभी 13 महीने हुए मेरी सरकार। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राज करता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहजी अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए, एक मिलीजुली सरकार बनना निश्चित था। अंत समय में भी हमने राष्ट्रपति जी को कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए, और लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमारे पास नहीं है। अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे। लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। 13 महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेय शुक्ला है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इतिहास तक। अटल जी की 1999 में सरकार कैसे गिरी, किसने गिराई, वाजपेयी सरकार के खिलाफ खेले गए इस खेल में कौन कौन से सियासी खिलाड़ी शामिल थे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी गठबंधन की सरकार में लोकसभा स्पीकर का पद कितना अहम होता है। वो चाहे तो क्या क्या कर सकता है, कहां कहां रोड़ा बन सकता है। क्योंकि 1999 में जब अटल जी की सरकार गिरी तो उसमें सबसे बड़ा रोल बीजेपी की सहयोगी पार्टी के कोटे से लोकसभा स्पीकर बनाए गए जीएमसी बाल योगी उर्फ गंती मोहनचंद बाल योगी की भूमिका थी। तो लोकसभा स्पीकर कहें चाहे लोकसभा अध्यक्ष कहें, एक ही बात है। आसान भाषा में अगर अध्यक्ष को डिस्क्राइब करें तो इतना समझ लीजिए कि लोकसभा के भीतर जो कुछ भी होता है वो सब अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकता है। मतलब कि सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, दोनों पर नियंत्रण लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष
सदन के सदस्यों में से ही कोई एक आदमी होता है और इसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। यानी कि अगर मौजूदा वक्त में सदन के भीतर 292 सदस्यों के साथ एनडीए का बहुमत है तो लोकसभा अध्यक्ष गठबंधन दलों के सांसदों के 20 का ही होगा। ठीक उसी तरह 2019 के टर्म में ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जो बीजेपी के थे। सदन के नियमों की व्याख्या से लेकर व्यवस्था बनाए रखने और संसद सदस्यों के निष्कासन तक लोकसभा अध्यक्ष के पास सारे अधिकार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी का स्पीकर होता है उस पार्टी को सदन में उतना ही फायदा होता है। 1998 में जीत के बाद पहली बार समीकरण ऐसे बने कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत साबित करना था। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े। यानी सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आकर गिर गई। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, ये सब समझने के लिए हमें 1998 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझना होगा। दरअसल 1998 में देश एक बार फिर मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर आ खड़ा हुआ था। 16 फरवरी से 28 फरवरी 1998 के बीच 3 चरणों में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। उसे चुनाव में 182 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 141 सीटें आईं। सीपीएम ने 32 सीटें जीती, सीपीआई के खाते में सिर्फ 9 सीटें आईं। समता पार्टी को 12, जनता दल को 6, बसपा को 5 लोकसभा सीटें मिली। सबसे खास बात यह रही कि इस चुनाव में रीजनल पार्टियों ने 150 लोकसभा सीटें जीती। इस चुनाव में एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना, अकाली दल, समता पार्टी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल के पास सबसे ज्यादा 259 सीटें थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं था। इस तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने टीडीपी से संपर्क किया। टीडीपी ने सहयोग के बदले लोकसभा स्पीकर का पद मांग लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने शर्त मान ली और अमलापुरम सीट से टीडीपी सांसद गंती मोहन चंद बाल योगी को लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया। आगे चलकर अटल जी की सरकार गिरने में एक बड़ा कारण बाल योगी बने। एनडीए गठबंधन में अपने 18 सांसदों के साथ जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके भी काफी अहम थी। आप एआईएडीएमके की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 18 सांसदों में से 6 सांसदों को अटल कैबिनेट में जगह दी गई। बाद में एनडीए को फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसदों का भी समर्थन मिल गया। उनमें से एक थे सैफुद्दीन सोज। हम इनका भी जिक्र करेंगे आगे आने वाली कहानी में। अब तक एनडीए की कुल संख्या 284 हो चुकी थी, यानी बहुमत से 13 ज्यादा। पहले दिन से ही वाजपेयी सरकार पर सहयोगियों का बड़ा जबरदस्त प्रेशर था। वो चाहते थे कि उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त किया जाए। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने के लिए भी वाजपेयी पर प्रेशर बनाया जा रहा था। हालांकि इसके लिए अटल जी तैयार नहीं हुए। अटल जी पर द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नाम की किताब लिखने वाले शक्ति सिन्हा लिखते हैं कि जयललिता ने पहले दिन से ही उनकी नाक में दम कर रखा था। उन्होंने कहा कि दूसरे जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको भी हटाइए। फिर स्पीकर के चुनाव को लेकर भी झंझट और बहस हुई और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो असंसदीय था। कुल मिलाकर बीजेपी और जयललिता के बीच खटास पैदा हो चुकी थी, लेकिन शायद इसका फैसला जयललिता बहुत पहले ही कर चुकी थी कि अब उन्हें सरकार से बाहर निकलना है। ये बात उन्होंने फोन पर सुब्रमण्यम स्वामी को कही थी। उसके बाद तारीख आई 29 मार्च 1999। इसी दिन दिल्ली के अशोका होटल में हिंदुस्तान की सियासत के 3 दिग्गज मिलने वाले थे। एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी। आगे चलकर ये चाय पार्टी वाजपेयी सरकार को भारी पड़ने वाली थी।
दरअसल इस मीटिंग में वाजपेयी सरकार को गिराने की पटकथा लिखी जा रही थी, क्योंकि वाजपेयी सरकार से झल्लाई जयललिता इस मीटिंग के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाह रही थी। उन्हें लग रहा था कि जिस सरकार में वो भागीदार थी, उसे गिराने का इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता। ये मीटिंग की खबर को दुनिया भर के अखबारों ने जगह दी। 30 मार्च की सुबह न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, 2 महिलाओं ने एक साथ चाय पीते हुए 10 मिनट से भी कम समय बिताया। इस खबर को एक हफ्ता भी नहीं बीता कि 6 अप्रैल को जयललिता ने सभी मंत्रियों के इस्तीफे अटल जी को भिजवा दिए। इसके ठीक 2 दिन बाद मंत्रियों ने अपना अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भी भेज दिया। इसके अगले दिन AIADMK ने सांसद की समन्वय समिति से अपने सदस्यों को भी बाहर बुला लिया। 11 अप्रैल को जयललिता दिल्ली आई और राष्ट्रपति KR नारायणन से मिलकर वाजपेयी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र उन्हें सौंप दिया। ये खबर फैलते ही सरकार सन्न पड़ गई, क्योंकि 284 सदस्यों के साथ चल रही अटल सरकार जयललिता के समर्थन वापसी के साथ ही अल्पमत में आ गई थी। राष्ट्रपति ने वाजपेयी सरकार से विश्वास मत हासिल करने के लिए कह दिया। 11 अप्रैल 1999 को जयललिता ने राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंप दी। 17 अप्रैल वो दिन तय हुआ जिस दिन वाजपेयी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था। इधर जयललिता के 18 सांसद सरकार से बाहर निकल चुके थे, इसलिए एनडीए के पास अब सिर्फ 266 ही सदस्य बचे थे। ऐसे में जरूरी था कि वाजपेयी सरकार कहीं और से कम पड़ रहे सदस्यों को एनडीए में लाए। दूसरी तरफ संसद में बहस चल रही थी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का रोल बहुत अहम हो चुका था। अटल जी पे द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नाम की किताब लिखने वाले शक्ति सिन्हा लिखते हैं कि संसद में दूसरे दिन की बहस के बाद अटल जी ने मान्यवर काशीराम को फोन किया। इस पर काशीराम ने अटल जी से कहा कि वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। उनकी पार्टी उनका समर्थन तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके खिलाफ वोट नहीं करेगी। हालांकि सरकार बचाने की जद्दोजहद के बीच दूसरा खेमा भी सक्रिय था। इस पूरे खेल में बसपा भी एक अहम पार्टी बन चुकी थी, क्योंकि उसके सदन के बाहर रहने से वाजपेयी सरकार बच सकती थी और उसके सरकार के खिलाफ वोट करने से अटल जी की सरकार गिर सकती थी। इस घटना का पूरा ब्यौरा 1999 की इंडिया टुडे के एक लेख में छपा, जिसका टाइटल था द इनसाइड स्टोरी इज इंडिया हेडिंग फॉर 2 पार्टी सिस्टम। उसके मुताबिक सदन में वोटिंग से एक दिन पहले काशीराम पटना में थे। आधी रात से पहले अर्जुन सिंह ने उन्हें फोन किया। उन्होंने काशीराम को दिल्ली आने के लिए मनाया। उनको लाने के लिए कमलनाथ का स्पेन रिजॉर्ट विमान तैयार रखा गया, लेकिन काशीराम ने कहा कि वो अलायंस एयरलाइंस की नियमित उड़ान से ही दिल्ली आएंगे। लेकिन अर्जुन सिंह की चिंता ये थी कि अगर सरकार को इसकी भनक लग गई तो वो उड़ान में देरी करवा देगी। इसके लिए स्टैंड बाई के तौर पर राबड़ी देवी सरकार का विमान भी तैयार रखा गया। देर रात बसपा के सांसद आरिफ मोहम्मद खान, अकबर अहमद डंपी ने मायावती को फोन करके कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की सरकार को बचाते हुए देखा गया तो उनके मुस्लिम मतदाता इसे पसंद नहीं करेंगे। मायावती ने रात 2 बजे डंपी और आरिफ को फोन कर बताया कि वोट करते समय उनकी चिंता को ध्यान में रखा जाएगा। वो दोनों 9 बजे उनके घर पहुंच जाएं। इस बीच सोनिया गांधी ने भी मायावती को फोन करके खुद बात की और वाजपेयी सरकार को गिराने का खाका तैयार किया गया। 17 अप्रैल 1999 की सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की सारी फील्डिंग सेट हो चुकी थी। एक दिन पहले ही टीडीपी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी ने उड़ीसा से कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट करने की परमिशन दे दी थी। दरअसल गिरधर गोमांग फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। दूसरी तरफ इस सदन में एक शख्स और था जो अपनी ही पार्टी के मुखिया से बदला लेने की फिराक में बैठा था।
मैं बात कर रहा हूं सैफुद्दीन सोज की। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया शेख अब्दुल्ला सियासत में अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। इसी प्रयास में उन्होंने एक बार अपनी पार्टी के बारामूला सीट से सांसद सैफुद्दीन सोज को उनके एक फैसले को काटकर उनको नीचा दिखाया और इसका बदला लेने का दिन आज सदन में सैफुद्दीन के पास था। पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर सैफुद्दीन ने भी आज लाल बटन दबाने का फैसला लिया था। उधर मायावती वोटिंग से ऐन पहले तक ऊहापों में थी, क्योंकि उसका एक कारण भी था। कारण था बीजेपी सांसद कुमार मंगलम द्वारा मायावती को यूपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने का आश्वासन। दरअसल कुमार मंगलम ने मायावती से कहा था कि अगर वो सदन से बाहर रही या फिर बीजेपी के फेवर में वोट किया तो उस शाम तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। जब बसपा खेमे में ऐसी हलचल हुई तो विपक्ष के नेता शरद पवार मायावती के पास पहुंचे। मायावती ने उनसे पूछा कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो क्या वाकई सरकार गिर जाएगी। पवार ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद जैसे ही सांसदों की वोटिंग का वक्त आया तो मायावती ने अपने सांसदों से जोर से कहा कि लाल बटन दबाओ। उधर सैफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर लाल बटन दबा दिया। वहीं गिरधर गोमांग ने भी अपना वोट सरकार के खिलाफ किया। वोटिंग के बाद सदस्यों की नजरें जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पड़ी तो सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े दिखाई दिए, वहीं सरकार के खिलाफ 270 वोट पड़े। अपनी किताब में शक्ति सिन्हा लिखते हैं कि वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौट रहे थे तो वो बेहद ही निराश थे। उनकी आंखों में आंसू थे। जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और वो अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए। तो कुल मिलाकर एक वोट की कीमत क्या होती है ये 1999 में पूरे देश ने देखा। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए आगे भी आप इतिहास से देखते रहिए। नमस्कार।